नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, जैसा कि लगे थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक 2025 का जो प्रथम पेपर है। आज की तारीख का एक कल हुआ था और एक आज सुबह। तो ये जो पेपर है, इस पेपर के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ज्योग्राफी के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के उन प्रश्नों के आंसर्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सा प्रश्न आपके यहाँ पर सही रहने वाला है या किसका आंसर सही क्या रहेगा, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको दोस्तों इस एप्लीकेशन से, ये विद्यार्थियों के लिए बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। विद्यार्थी को आवश्यकता होती है एक सिलेबस की, कि उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर सिलेबस, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर, ये सारी चीज़ें उसको बहुत आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत सरलता से मिल जाएगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें, कहीं पर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ही आप हमसे इन चीज़ों पर सोशल मीडिया पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो नवीनतम जानकारियाँ हैं और करंट से संबंधित चीज़ों पर हम यहाँ पर बातें करते हैं, तो आप इन चीज़ों पर फॉलो कीजिएगा। और एंड्रॉयड प्ले स्टोर के अंदर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज के एग्जाम का जो ज्योग्राफी से संबंधित पहला प्रश्न है उसमें अगर चर्चा करते हैं तो आप देख रहे हो, पहला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान सॉरी महासागरों के अंदर आर्कटिक महासागर के विषय में बात करें तो आर्कटिक महासागर का जो सीमांत सागर है वो कारा सागर, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर का जो सीमांत सागर है ये बेरिंग सागर नहीं है, क्योंकि आपको पता है बेरिंग सागर तो किसका सीमांत है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत, और प्रशांत में भी किसका है, उत्तरी प्रशांत का। ठीक है ना। तो सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, ये वाला यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। बाकी उत्तरी प्रशांत सुलू सागर या जिसे सुलोबस सागर के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी प्रशांत में ये बंडा सागर नहीं है दोस्तों, इसे आप बांडा सागर पढ़ोगे, बांदा सागर के नाम से इसे पढ़ोगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दूसरा इसमें असुमेलित युग्म है, बाकी तीनों युग्म सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर आपको देखना है। आपके पास 3 कोटेशन दिए हैं, जिनमें से पहला है बर्टलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह रिपोर्ट 1987 में ही प्रकाशित की गई थी, यानी यह कथन बिल्कुल सही है। यह कथन यहाँ पर सही है। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। बिल्कुल, एजेंडा 21 का संबंध रियो सम्मेलन से है, जिसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, वन संसाधन, वन संसाधन, जैव विविधता, जैव विविधता के साथ सतत विकास इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। तो और ये जो सम्मेलन हुआ था ये स्टॉकहोम सम्मेलन के, किसकी, स्टॉकहोम
सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी। 20वीं वर्षगांठ थी जो कहाँ पर मनाई गई थी? तो आपको पता है कहाँ पर मनाई गई थी ये? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ये कथन यहाँ पर सही है, एजेंडा 21 यहाँ से संबंधित है। इसके बाद में है स्टॉकहोम सम्मेलन की प्रमुख थीम सतत विकास थी। ये गलत है साथियों, यहाँ पर सतत विकास, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सतत विकास जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसकी थीम रही थी सतत विकास, लगातार विकास करना था। इसका संबंध स्टॉकहोम सम्मेलन से नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है और सी यहाँ पर गलत रहने वाला है। तो दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन ए और बी दोनों सही है। तो एक इसके लिए सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में मतलब अधिक से कम की ओर। और विश्व की अगर हम 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है भारत, दूसरे नंबर पर आता है चीन, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर आता है पाकिस्तान, छठे नंबर पर आता है नाइजीरिया, ठीक है। और नाइजीरिया के बाद अगर बात करते हैं, नाइजीरिया के बाद में ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के बाद में है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के बाद में 9वें नंबर पर है रूस और 10वें नंबर पर है इथोपिया। पहले यहाँ पर मेक्सिको हुआ करता था, लेकिन अब जनसंख्या की दृष्टि से मेक्सिको 11वें स्थान पर है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ये यहाँ पर गलत है। इंडोनेशिया में ज़्यादा, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया। तो यहाँ पर ये आपके लिए सही आंसर रहने वाला है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। ठीक है, तो सही आंसर के रूप में आपके पास यहाँ क्या मिल जाता है? 3 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ आप इस वाले में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको असुमेलित युग्म का चुनाव करना है और एक तरफ आपके सामने महत्वपूर्ण पठार दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी लोकेशन है। तो बोलेविया का पठार, बिल्कुल बोलेविया का पठार दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है ये? दक्षिणी अमेरिका में है। कटंगा का पठार ये कहाँ पर है? कटंगा अफ्रीका में है, ये सुमेलित है, ये सुमेलित है। तासीली पठार ये एशिया में नहीं है क्योंकि किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसका मतलब ये वाला युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास सही आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? तासीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला जो प्रश्न है वो है, डोल्डर्म निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोल्डर्म, जिसे ध्यान रखना किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा ITCZB जिसे कहा जाता है। जिसे और किसके नाम से जाना जाता है? तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर विकसित हुई है? तो दोनों गोलार्धों में। अगर हम इसे भूमध्य रेखा मानकर चलते हैं, ये है, मान के चलिएगा भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में विकसित हुआ है डोल्डर्म। डोल्डर्म जिसे शांत पेटी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शांत पेटी के नाम से भी
जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए साथियों सही जो आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो किन किन के बीच में विकसित हुआ है, 5 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यहां पर 3-4 बातें आपके सामने लिखी हुई है और इन 4-5 बातों में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो हम देखते हैं इसके लिए सही जो बात रहने वाली है वो क्या है। ये मानकर चलेंगे अपना भारत कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये बात कर रहा है किसके बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है हिमालय पर्वत। कौन सा, और पहला ऑप्शन है भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम से निकलती है। अगर हम हिमालय को इधर से पूर्व मानते हैं तो ये हिमालय का पश्चिमी भाग होगा, सबसे पश्चिम में निकलती है। ठीक है, सबसे पश्चिम में निकाल दी, ये हमने सबसे पश्चिम में निकाली है। ठीक है, दूसरा है इसका उद्गम बोखर चूहिमानी कहाँ से होता है, बोखर चूहिमानी तिब्बत से होता है। और बोखर चूहिमानी से आपको पता है कौन सी नदी होकर निकलती है, सिंधु नदी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इसे सिंगिक खम्बान के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, सिंधु नदी को साथियों आपको ज्ञात होगा तिब्बत में, कहां पर, तिब्बत में क्या कहा गया है, सिंगी खम्बान भी कहा जाता है। और लास्ट में है लद्दाख श्रेणी को काटते समय ये भारत में सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे बुंजी गार्ज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है किस नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। सही आंसर यहाँ पर आपके सामने 3 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिमी बंगाल के बाद, किसके बाद, पश्चिमी बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनों वाले राज्यों के बारे में बात करें, सर्वाधिक मैंग्रोव वनों वाले राज्य, तो ध्यान रखना है फर्स्ट पोजीशन पर आपको मिलता है क्या, तो पश्चिमी बंगाल। सेकंड पोजीशन पर आपको मिलता है गुजरात। और थर्ड पोजीशन पर आपको मिल जाता है क्या, अंडमान निकोबार। क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको असुमेलित युग्म को ढूंढना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पहला ही मिल गया। देखो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये लद्दाख हिमालय पर नहीं है, अपितु ये आपको कहां पर मिलती है, मध्य हिमालय पर। किस पर मिलती है ये, मध्य हिमालय पर, या जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इस पर अवस्थित है पीर पंजाल श्रेणी, न कि महान हिमालय पर। तो वैसे सही आंसर अपने पास यही मिल गया, सही आंसर होगा ये सुमेलित नहीं है। बाकी कुल्ला और कांगड़ा घाटी कुमाऊं हिमालय हिमाचल प्रदेश में। करेवाज, यहाँ करेवाज से आपको पता है इसे हमने करेवा के नाम से पढ़ा था, किसके नाम से, करेवा, जो पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में झीलीय निक्षेप हैं, जो जबरदस्त उपजाऊ मैदान हैं, जिन्हें करेवा कहा जाता है। और ये जो करेवा है ये केसर के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, केटू ट्रांस हिमालय, बिल्कुल ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज पर स्थित है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाकी सही है। गलत आंसर आपके सामने क्या है ये, तो इसके लिए सही आंसर रहने वाला है 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न जो बेहद महत्वपूर्ण आया है, अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। यहाँ पर ये बात की जा रही तो अक्टूबर और नवंबर के तमिलनाडु में, यानी कोरामंडल तट पर, कोरामंडल तट पर। और कोरामंडल तट पर जो वर्षा होती है वो होती है उत्तर
पूर्वी मानसून द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर पूर्वी मानसून, या जिसे लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। ये तो इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर जैसा कि विकल्पों में ये कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो उत्तर पूर्वी मानसून, तो यहाँ पर व्यापारिक और व्यापारिक पवने इसके लिए गलत है। ठीक है, क्योंकि मानसूनी पवनों द्वारा होता है, जबकि व्यापारिक पवने स्थायी पवने होती है, जिन्हें हम लगातार या संवहनीय पवनों के लगातार चलने वाले पवने या भूमंडलीय पवनों के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। तो ये यहाँ पर सही आंसर नहीं है, और न ही इनकी दिशा उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो ये गलत है। चौथा और तीसरा गलत हो जाता है। इसके बाद में है पूर्वी अवदाब एवं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण कि किसका के कारण। साथियों, हमने बात की थी जब मानसून की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, तो मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने फ्लोन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? फ्लोन। और फ्लोन ने अपना एक सिद्धांत दिया था, ITCZ अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र। और इस अभिसरण क्षेत्र का प्रमुख कारण या इस सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण था वो दाब पेटियों का विस्थापन होना है। विस्थापन किस करना था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और आपको देखना है, एक तरफ कोयला क्षेत्र है और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ आपको ये देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो तलचर उड़ीसा ये बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। झरिया पश्चिमी बंगाल में नहीं है। झरिया की जो लोकेशन आती है ये कहाँ पर आती है? झारखंड में। कहाँ पर है झरिया? झारखंड में। झरिया, बोकारो, गिरिडीह ये यहाँ के प्रमुख कोयले उत्पादित क्षेत्र हैं। झरिया, बोकारो, गिरिडीह। ठीक है, तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये भी सुमेलित है, तो ये वाला युग्म सुमेलित नहीं है। आपको देखना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला भी सही है और सी भी सही है। तो ए और सी जहाँ पर आपको सही मिलने वाला है ऑप्शन 2। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। बिल्कुल साथियों, इसमें ये 100% सही है। इस बूंद प्रति बूंद अधिक फसल योजना जो है ये 2015 से प्राप्त की गई है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही चलाई गई है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चलाई गई है, जिसका उद्देश्य पानी की दक्षता को बढ़ाना है, अर्थात कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना है। ठीक है, तो पानी की दक्षता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो आप सेटअप लगाओगे, पवारे वगैरह के जो पाइप वगैरह जो लेकर आते हो, तो जो खर्चा होता है इस खर्चे का 55% हिस्सा, कितना हिस्सा? 55% हिस्सा सीमांत और सामान्य सीमांत किसानों का 55% हिस्सा तो सरकार वहन करेगी। तो सामान्य किसानों के बारे में बात करें तो 45% हिस्सा, कितना?
45% हिस्सा अन्य किसानों पर है, यानी अन्य किसानों पर सरकार 45% हिस्सा वहन करेगी और छोटे और सीमांत किसानों पर सरकार 55% का हिस्सा वहन करेगी। अर्थात 55% और 45% की सब्सिडी देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। जबकि अगले में कहा गया है कि प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए सूक्ष्म, जबकि मैंने कहा सीमांत और छोटे ना, सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ये 50% ना होकर साथियों कितना है, 55% है। तो यहाँ पर केवल ए सही है। ठीक है, तो सही आंसर आने वाला है आपके सामने क्या, केवल 4। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता। तो मध्य प्रदेश से किसका नहीं होता, देखो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। अममोरू की पहाड़ियां, मेहर झील, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। काली सिंध नदी का उद्गम भी बागली गांव की पहाड़ियां, विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है। पार्वती नदी इस पार्वती नदी का उद्गम सीहोर क्षेत्र से होता है। कहां से होता है, सीहोर एमपी से होता है। काली सिंध का उद्गम बागली पहाड़ियां, बागली गांव की पहाड़ियां एमपी से होता है और इसका अममोरू से होता है। अममोरू एमपी से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोम नदी। ये बाबलवाड़ा के जंगलों से बिच्छा मेड़ा नामक स्थान से आती है। बिच्छा मेड़ा उदयपुर से आती है, बाबलवाड़ा के जंगलों से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 54 के रूप में है। राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक रहा है। तो इसके लिए सही आंसर आपके सामने क्या रहने वाला है, रक्षित वन। कौन से वन, रक्षित वन, जिन्हें साथियों आप सुरक्षित वनों के नाम से भी जानोगे, जिन्हें आप पीएफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जानोगे। और ये जो वन है राजस्थान में लगभग 56 या 57% के आसपास देखने को मिलते हैं। तो 50% से भी अधिक इन्हीं वनों का है, चलिएगा। और राजस्थान में ऐसे जो सर्वाधिक वन हैं वो किस जिले में पाए जाते हैं, 12 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है। तो 3077 जो किस्म है वो किसकी है, गेहूं की है। किसकी है ये, गेहूं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी एवं साहिवाल, सिंधी एवं साहिवाल की मिश्र नस्ल है। ठीक है, तो आपके सामने इसका सही आंसर है राठी। ये ध्यान रखना, लाल सिंधी, लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है। साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर नहीं है। अरावली पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली का शिखर है। तो दक्षिणी अरावली का शिखर, दक्षिणी अरावली की पर्वत चोटी हम लोगों को ढूंढनी है। तो बानगढ़ आपको पता है ये कहाँ पर है, अलवर में है, डेट मीन्स ये उत्तरी अरावली में है। सायरा ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, इसका मतलब यही है जो दक्षिणी अरावली में है। तारागढ़ ये अजमेर में है, ये मध्य अरावली में आ जाती है। तो बहराच ये भी कहाँ पर है, अलवर में है, अर्थात ये भी उत्तरी अरावली में है। तो कौन सा शिखर दक्षिणी अरावली में अवस्थित है, सायरा। कौन सा है, सायरा। तो सही आंसर है आपके सामने 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW अर्ध शुष्क गर्म जलवायु पाई जाती है। तो इसका मतलब हो गया अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अरावली के पश्चिमी भाग में। ये चीज आपको बहुत अच्छे से
पता होगा, अगर हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है इस तरीके से ये हमारा राजस्थान है और यहाँ पर ये अरावली है, तो इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है BWHW, इधर BSHW, यहाँ पर आपको मिलते हैं CWG और इस वाले एरिया में AW। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा BSHW के लिए, अर्धशुष्क प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चंबल फर्टिलाइजर्स गडेफान कोटा में है, राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी अलवर में सही है, कैप्स्टन मीटर कंपनी ये जयपुर में है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपासन, ये कपासन गलत है, यहाँ पर ये इसका प्लांट कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। कहाँ है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, कहाँ मिलता है आपको, अलवर में, तो यहाँ पर यही आंसर हमारे सामने सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। मतलब नगरीय जनसंख्या के अंदर दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। कुल मिला के ये कहना चाहता है राजस्थान के किस जिले की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर, नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर। और अगला जो प्रश्न है आज के पेपर के ज्योग्राफी का अंतिम प्रश्न, आप इसे मानकर चल सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम रही है। साथियों, जालोर जो राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिले के अंदर कंसिडर किया जाता है और इस जिले की साक्षरता दर 55% से कम रही है, जो कितने परसेंट है, 54.9%। कितनी है, तो 55 से कम है। सो यहाँ पर सही आंसर जालोर आपके सामने रहने वाला है। तो आप अपने एग्जाम पेपर से और जो क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग जैसे आया है, आप यहाँ से जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही रहे हैं और कौन से आंसर आपके गलत रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आज के पेपर का सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम कल भी बात करेंगे। कल ज्योग्राफी के जो भी पेपर रहेंगे, जो भी पेपर रहेगा और उसमें ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आते हैं उन पर हम लोग इसी तरीके से बातें करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल मिलते हैं इसी प्रकार के नई क्लास के साथ में। और आपसे फिर मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें। और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा ताकि आपको नवीनतम अपडेट समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।